नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। पाकिस्तान की बात करते हैं आज प्राइम टाइम में। इमरान खान की सरकार अपने सबसे बुरे दौर में है। हालांकि पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल हमेशा ही बनी रही है, लेकिन इस बार तो तूफान खड़ा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज विपक्ष ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। पाकिस्तान का जो संयुक्त विपक्ष है उसकी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आया है। पीएमएल नवाज के नेता शहबाज शरीफ ने इस प्रस्ताव को रखा। इसके बाद नेशनल असेंबली की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अब 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई होगी और वोटिंग होगी। अभी अगर आप एक ग्राफ के जरिए इस पर नजर डालें तो जो अंक गणित है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, उसे देखकर इमरान खान के लिए अपनी सरकार को बचाना मुश्किल लग रहा है, बल्कि नामुमकिन लग रहा है। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरा विपक्ष तो एकजुट हो गया है और खुद इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के करीब 2 दर्जन सांसद भी उनके खिलाफ बागी तेवर अपना रहे हैं। पाकिस्तान की 342 सांसदों की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए 172 वोटों की जरूरत है। अभी तक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 155 सांसद थे और उनके गठबंधन के पास 24 सीटें। इस तरह इमरान सरकार के पास अभी तक बहुमत से 7 सीटें ज्यादा 179 सीटें थीं। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन यानी पीएमएल नू के पास 84 सीटें हैं, जबकि पीपीपी के पास 56। इसके अलावा बाकी विपक्षी पार्टियों के पास 22 सीटें हैं। इस तरह विपक्ष के पास कुल 162 सीटें अब तक थीं, लेकिन अब हालात बदले हैं। इमरान खान के सहयोगी दलों ने उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी 24 सीटों में जो सीटें हैं वो विपक्षी आंकड़े में जुड़ रही हैं और इमरान के भी करीब 2 दर्जन सांसद बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। माना जा रहा है कि वो इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का साथ देंगे। इस तरह इमरान सरकार सीधे सीधे अल्पमत में आ जाएगी, यानी सरकार गिर जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी आ गया है। बागी हुए पीएमएल क्यू यानी पीएमएल काफ जो है, उसने इमरान खान के पक्ष में वोट डालने का फैसला किया है, बशर्ते उनके नेता चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, जो कि हो गया है। पीटीआई इसके लिए तैयार है। पीएमएल क्यू पीटीआई के लिए केंद्र और पंजाब के सूबे के लिए अहम सहयोगी है। हालांकि उसके पास नेशनल असेंबली में सिर्फ 5 सदस्य हैं। अपने खिलाफ बन रहे इस माहौल और अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले रविवार को इमरान खान ने इस्लामाबाद में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में देश भर से आए अपने लाखों समर्थकों के बीच इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश हो रही है और इसके लिए विदेशों से पाकिस्तान पैसा भेजा जा रहा है। इमरान खान ने रैली में कहा कि वो अपने देश के हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के इतिहास में कभी इतना काम नहीं हुआ जितना उनके 3.5 साल के शासन में हुआ। अपने विरोधियों पर जमकर हमले किए और उन्हें चोर तक बता दिया। क्योंकि मैंने आज छोटा चोर मुल्क को तबाह नहीं करता, बड़ा डाकू मुल्क को तबाह करता है। जिस तरह के ये 3 स्टूजेस, ये 3 चूहे, ये जो इकट्ठे हुए हैं, 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये 30 साल से ये इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। इनकी अरबों अरबों डॉलर्स, रुपए की नहीं, इनकी डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनके ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं। और ये सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह जनरल मुशर्रफ की तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे। ये सारा ड्रामा है। पहले दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश है। जब मौका मिलता है हुकूमत को गिराने की सिर्फ एक वजह से कोशिश करते हैं कि जनाब हम कोई खास अल्लाह के मखलूक हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, इनको कोई खास ऐसी मखलूक है कि इनको सब कुछ माफ हो जाना चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने जो इस कौम पे जुल्म किया, इनके प्रेशर में आके
अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उसने इस मुल्क के ऊपर जो जुर्म किया, इन चोरों को एनआरओ दिया, उसकी वजह से लूट मार हुई 10 साल। आज जो हम बोझ उठा रहे हैं, हम जो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जो हम बोझ उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। तो ये तैयार हो जाए नौजवानों, इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। तो विपक्ष को इमरान खान ने चोर डकैत कहा, पर यह सब कहने से क्या उनकी सरकार बचेगी, क्या उनकी कुर्सी बचेगी? 2018 में जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो एक नए पाकिस्तान का वादा किया था पाकिस्तान की, लेकिन चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा था, लेकिन इमरान खान के दौर में अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी रही। महंगाई अपने चरम पर है, चाहे जिन भी वजहों से हो। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 20% हो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें 120 रुपए से 160 रुपए किलो हैं। तो महंगाई कितनी है इसका अंदाजा आप ये लगा लें। दूध की कीमतें 200 रुपए लीटर तक पहुंच गई हैं। बेरोजगारी की हालत यह है कि पाकिस्तान के 31% युवा आज बेरोजगार हैं। पाकिस्तान में चालू घाटा जो है जीडीपी का 5.25% है। जुलाई 2021 से अब तक डॉलर के आगे पाकिस्तानी रुपया 12% टूट गया है। जुलाई 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 तक पाकिस्तान पर कर्ज 9.5% बढ़ गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है। एक कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान दूसरा कर्ज लेने को मजबूर है और इसके लिए वो पूरी तरह से चीन और सऊदी अरब जैसे देशों पर आश्रित है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से पाकिस्तान का आर्थिक संकट तो बढ़ा ही है, विदेश नीति के मोर्चे पर भी उसकी कमजोरियां खुलकर सामने आई हैं। अमेरिका से रिश्ते बुरी तरह बिगड़े हैं। पाकिस्तान चीन के भरोसे पूरी तरह है। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान के सर से पाकिस्तानी सेना का हाथ उठ गया है। ये सवाल है बहुत बड़ा। इस आईएसआई के मुखिया की नियुक्ति को लेकर इमरान खान और आर्मी चीफ के बीच टकराव शुरू हुआ था, जिसके बाद ये रिश्ते बिगड़ते गए। और इतिहास याद रखना भी जरूरी है कि पाकिस्तान के किसी चुने वजीर आजम ने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं किया। 4 साल में नवाज शरीफ को भी हुकूमत छोड़नी पड़ी थी। हाँ, ये भी सच है कि किसी को अविश्वास मत से हटाया भी नहीं गया है। पाकिस्तान की सियासत के उथल पुथल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भविष्य जो है वो क्या है, हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, उनके प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कल्बे अली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट डॉन से। बहुत शुक्रिया आपका। और कमर आगा साहब यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान से, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। आप तमाम लोगों का स्वागत मैं करती हूँ प्राइम टाइम में। और मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ अब्दुल समद याकूब। इमरान खान ने एक बड़ी रैली की इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में और कहा कि जो बाहरी ताकतें हैं उनकी साजिश है, पैसों का इस्तेमाल और लोकल पॉलिटिशियन के इस्तेमाल से वो यहाँ पे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पर असर डाल रहे हैं या बदलना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात की, एक चिट्ठी भी लहराई उन्होंने। क्या ये साजिश, किस साजिश, कौन सी इंटरनेशनल ताकतों की तरफ इशारा वहां पे रहा? कहीं ना कहीं हमारी सियासत में बैरूनी हाथ जो है उसका अमल दखल तो जरूर रहा है। यानी कि भले वो इन्वेस्टिगेट होके सामने ना आया, उसकी तहकीक ना हुई हो, लेकिन इस बार जब प्राइम मिनिस्टर ने, जब वजीर आजम ने ये बात कही है कि उनको कोई थ्रेट, कोई धमकी का लेटर भी मिला, तो मेरा ये ख्याल है कि इस बार जो है ना ये चीजें इनको बाकायदा तहकीक होनी चाहिए कि वो कौन से बैरूनी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के ऊपर आकर असरअंदाज हो जाती हैं। इस वक्त मैं कल्बे अली साहब के पास जाना चाह रही हूँ पहले कि इमरान खान के खिलाफ बहुत माहौल बना, इकॉनमी जो है वो वहाँ पे बुरे हाल में है। हम देख रहे हैं कि आम जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कल्बे अली साहब, वो इतनी ज़्यादा उनके दाम बढ़े हैं। तो ऐसे में बहुत सारी ये वजूहात हैं जो इमरान खान के खिलाफ हैं। बावजूद उसके जो परेड ग्राउंड में भीड़ दिखी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आम लोगों की क्या राय है इमरान खान सरकार को लेकर?
دیکھیں یہ ایک چیز کو ہم سب بات سمجھ لیں کہ پاکستان، انڈیا، یہ جو ہماری کنٹریز ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز، اس میں پولیٹکس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مشرف کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں بھی کسی حد تک، اور خاص طور سے ایوب خان کا جو دور 60s، اس وقت پاکستان کے جو آرتھک کیا کنڈیشنز ہیں، آرتھک استھتی وہ بہت اچھی تھی، کافی چیزیں بہت بہتر تھیں، بڑا سسٹمیٹک تھا. لیکن لوگوں نے شور ہمیشہ ہی مچایا کہ ڈیموکریسی چاہیے. یہ ہمارے یہاں پہ ایک ڈائنامکس ہیں کہ بہت ریگولرلی ہم سب کو پتہ ہے، بڑے ایک عام طور پہ یہ عام بات کہی جاتی ہے کہ آرمی جو ہے وہ خود ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، مستقل پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی پاکستان میں ہے تو وہ آرمی ہے. جی سب مانتے ہیں، سب کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ کر پاتی ہے، مطلب نیت نہیں ہے ان کی، نہ انہوں نے کوشش کی انسٹیٹیوشنلی ایسا کوئی کام کرے کہ آرمی کا رول کم کر سکے انسٹیٹیوشنز میں. اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے شہباز شریف صاحب کو یا پی ڈی ایم کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کہ جو وہ اتنا شور مچا رہے ہیں. ابھی اسلام آباد کی ایک مین روڈ انہوں نے بلاک کر دی، یہ بھی ایک رائے ہے. تو یہ جو اب دو چیزیں جو آرتھک کنڈیشنز وہ کا تعلق جو ہے نا، اس کا تعلق آپ میچ نہیں کرنا چاہیے کسی کی پاپولیرٹی کے ساتھ. اس کے الگ ڈائنامکس ہیں، اور وہ ہماری کنٹریز میں لوگ ایموشنلزم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے، وہ چلتا رہے گا. تو کل کی جو اتنی بھیڑ رہی قلویلی صاحب، وہ عمران خان نے ایک طرح سے شو آف اسٹرینتھ کیا، تو اس کے کیا معنی ہیں، کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ یہ ویسے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس میں جو سیدھی سیدھی بات ہے جو آپ لوگوں نے اپنے پیکیج میں بھی شو کیا، کہ وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جی اگر ان کی حکومت ہٹائی گئی تو وہ بہت زیادہ ریاکشن شو کریں گے اگینسٹ آرمی اسٹیبلشمنٹ، اگینسٹ جوڈیشری. اور ایونچولی ایک سمجھا جاتا ہے کہ ودیشی قوت، ودیشی طاقت، اور اس میں امریکہ ہی کا نام آتا ہے. تو اب اس میں تو کسی حد تک افسوس بھی کرنا چاہیے کہ جی اب ہر چیز میں ہم امریکہ کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. تو ہم کیا یہاں بیٹھ کے، ہمارے سیاستدان، ہمارے سنسد میں جو لوگ بیٹھے ہیں، کیا وہ چنے بیچ رہے ہیں زندگی بھر؟ انہیں خود کچھ نہیں کر پائے جو ہر چیز میں ان کا نام ڈالتے رہتے ہیں. تو اس پہ تو یہ تو ایک روٹین کا کام ہو گیا ہے. اب بھیڑ کی جو بات ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ، اب 20 کروڑ کی آبادی میں سے 2 لاکھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ کوئی بہت بڑا بات نہیں ہے. اتنے ہی بندے ہر پارٹی اکٹھا کر سکتی ہے. جی وہ وپکش، وہ اپوزیشن نے بھی دکھایا کہ وہ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی اکٹھا کیا. بات ہے دیکھیں، 1,00,000 2 لاکھ لوگ اتنی بڑی 20 کروڑ کی آبادی میں کوئی بہت بڑے معنی نہیں رکھتے. جی یہ کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اس سے کوئی ایسی چیز شو ہو گئی. یہ صرف اپنی موب ٹیکنیکس ہوتی ہیں دکھانے کے لیے کہ جی ہمارے پاس سڑکوں پہ بھی لوگ ہیں اور ہم چاہیں تو اس کا دھرنا دے سکتے ہیں یا ہنگامہ کر سکتے ہیں. یہ ایک وہ مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے جو کرتے ہیں. یعقوب صاحب ہمارے ساتھ واپس جڑ گئے ہیں. اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ٹھیک، تو میں آپ سے یہ جو بات ابھی کہہ رہے ہیں قلبی علی صاحب کی جو بھیڑ کل جٹی پریڈ گراؤنڈ میں، اس کے کوئی خاص معنی نہیں ہے، وہ اپوزیشن بھی جٹا سکتا ہے. پر جو ایک بہت بڑا سوال پاکستان میں اب تک ہمیشہ رہا ہے کہ آرمی جس کے ساتھ رہتی ہے وہ وہی اصلی طاقت ہے. اس بار آرمی کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی نیوٹرل سی رہی ہے. آرمی نے یہ کہا بھی کہ وہ نیوٹرل ہے، تو عمران خان نے اس کے اوپر بلکہ کامنٹ بھی کیا. تو بہت بڑا سوال ہے کہ اس جنگ میں جو وپکش، جو اپوزیشن اور عمران خان سرکار کے بیچ میں کھینچ تان چل رہی ہے، سینا کی کیا پوزیشن ہے، آرمی کہاں ہے؟ دیکھیں، بالکل درست کہا آپ نے کہ جب یہ تاثر جاتا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر چیز میں یا پولیٹیکلی انوالوڈ ہوتی ہے، اور ماضی میں جس طرح سے انوالوڈ رہی ہے، اگر میں اس بات سے انکار کروں تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے بلی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اس کو کبوتر نظر نہیں آتا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جی وہ بالکل انوالوڈ رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں 4 بار ملٹری انٹرونشن ہوئی، 4 ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے 70 سال کی، اس میں 35 سال تو شاید انہوں نے حکومت کی. تو اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے. اگر ہم آج کی پوزیشن دیکھ لیں کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ نیوٹرل ہیں ہم، تو ہمارے پولیٹیشنز کو نیوٹرل ہونا بھی سوٹ نہیں کرتا. خاص طور پہ اگر میں اپنی گورنمنٹ کی بات کروں تو دیکھیں جہاں پہ اپوزیشن لیڈر کا یہ شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں نے راول پنڈی اور اسلام آباد میں پل کا کردار ادا کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پھر فضل الرحمان نے یہ کہا کہ میری چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات میں آرمی چیف نے ایک بری اکانومی کے اوپر اپنی خدشات کا اظہار کیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن دیکھیں یہ وہ ہم پولیٹیشین جو سیاستدان ہیں
جب ہم سے چیزیں ریزالو نہیں ہوتی، ہم اپنے ایشوز خود ریزالو نہیں کر سکتے، تو پھر آرمی کے پاس جاتے ہیں، ان کو تھرڈ پارٹی کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں پڑے مصالحت کریں ہم دونوں کے درمیان میں. تو ان کا رول سیاستدانوں کا زیادہ اس پہ الزام آتا ہے کہ سیاستدان کیوں بار بار ان کو انوائٹ کرتے ہیں، یا کیوں ان کو نیوٹرل ہونے کے اوپر بھی ہم تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ اگر نیوٹرل نہ ہوتے تو یہ پولیٹیکل ٹرموائل نہ آتا، یا انسٹیبلٹی جو ہے پاکستان میں نہ ہوتی. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات انڈیا سے بالکل مختلف ہیں. ہم ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے یہاں پہ. جی قمر آغا صاحب، پاکستان کے سیاسی حالات پر اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ کافی افراتفری سی وہاں پر ایک کھینچتان، ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے کہ عمران خان کی کرسی بچے، لیکن اب جب پی ایم ایل قاف کی طرف سے انہیں ان کے ساتھ آنے کا ایک طرح سے بھروسہ ملا ہے پنجاب صوبے کے بارے میں جو خبر آئی اس کے بعد، تو کیا کوئی گنجائش لگتی ہے؟ نغمہ، اگر ان کو اپنی گورنمنٹ کو بچا بھی پاتے ہیں تو کیا وہ گورنمنٹ چل پائے گی؟ جی، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کا پچھلا دور تھا، اس دور میں جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. پبلک میں سپورٹ بہت کم ہو گئی ہے، عام جنتا بہت پریشان ہے. آپ کی رپورٹ میں جیسا دکھایا گیا کہ قیمتیں کتنی زیادہ، کھانے پینے دواؤں کی قیمتیں، سب چیز ڈالر کے عوض میں روپے کی قیمت کتنی کم ہو گئی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. دوسرے FATF میں ہے پاکستان، گرے لسٹ میں پڑا ہوا ہے، فارن ریزروز بہت کم ہیں. عمران خان صاحب چاہے پاور میں رہیں یا کوئی دوسرا آئے، اگر آئے گا وہ بھی، اس کے لیے بھی ملک کو سنبھالنا شارٹ ٹرم میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہو پائے گا. اس لیے کہ ایک تو عمران صاحب خود کافی کمزور ہو گئے، ساتھ میں ان کی وجہ سے کیونکہ آرمی ان کو لے کے آئی تھی. ایک پرسپشن یہ ہے کہ وہ آرمی کی مدد سے، سینا کی مدد سے انہی نے سطح حاصل کی تھی، پاور میں آئے تھے. تو وہ آرمی بھی کافی بدنام ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ آرمی اپنی ایک اس کی چھوی تھی، ایک اس کی حیثیت ہوتی تھی، وہ انٹروین کر لیتی تھی، لوگ ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اب آرمی کا بھی ایکسیپٹنس نہیں رہ گیا، کوئی بڑا نیشنل لیڈر نہیں دکھتا. ہاں، نواز شریف صاحب ضرور تھے ایک، وہ ملک سے باہر ہیں، اور وہ آ بھی جائیں گے تو اس حالات میں کیسے ہوگا. سندھ کے حالات دیکھیے کیا ہیں، بلوچستان میں جس طریقے کی حالات ہیں وہ بے حد خراب ہیں. پھر اس کے علاوہ جی قمر آغا صاحب، میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان سرکار کی جو اس وقت حالات ہیں، یا عمران خان کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں، سینا اگر یہ مانے کہ سینا کے سپورٹ سے ہی وہ آئے تھے، آرمی کی سپورٹ سے، تو اب کیا سینا ان کے ساتھ نہیں ہے؟ حالانکہ سینا کی نیوٹرلٹی کی بات سامنے آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تٹستھ ہیں، پر یہ مانا جائے کہ سینا کا ہاتھ ان کے سر نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے بیچ جو ٹکراو شروع ہوا، وہ جنرل حمید کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے جو بات شروع ہوئی وہ وہاں سے بڑھتی چلی گئی، اور تبھی لگا تھا کہ اگر وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، بات کاٹ رہے ہیں، تو وہ جو ایک لال لکیر کھینچی رہتی ہے اس کو وہ کراس کر گئے ہیں، اور پھر وہاں سے جو بات ہے وہ بگڑتی گئی، سنبھلی نہیں. ہاں جی، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور پچھلا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو جس آدمی نے وہ لال لکیر کو کراس کیا ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب رہے ہوں یا ان کی بیٹی بے نظیر کے ساتھ جو ہوا ہم نے دیکھا جس طریقے سے ہوا، یا پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کو بھی ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر تھے، وہ پنجاب سے تھے، تو شاید ان کو ان کے لیے، اور ان کو سعودی عربیہ کی پوری سپورٹ حاصل تھی، تو اس لیے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو حالات جو بھی ملک یہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے اس کے، وہ نہ تو پاور میں رہ پاتا ہے اگر، اور نہ ہی وہ کوئی بڑا رول پلے کر سکتا ہے فیوچر کے اندر. یہ جو کچھ بھی جوڑ توڑ عمران صاحب اس وقت کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ سروائیو کر پائیں گے آگے چل کے. یا اس میں بھی اس لیے کہ آرمی کو ناراض کر کے کوئی وہاں پہ، ابھی آرمی یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو اس کے خلاف کھل کے بات کرے اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، یا ڈیموکریسی اور سیکولرزم جیسی باتیں کر کے اس کو پروموٹ کرے وہاں پہ. یہ دونوں بہت ٹابو ورڈ ہیں جو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہاں کی فوج کو، افواج کو. تو یہ عمران خان نے جو ریڈ لائن کراس کیا اور اسی کے اوپر وہ اڑے میں ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اسی کو وہ آگے بڑھا کے وہ آگے چلیں گے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر پائیں گے. ایک تو لیڈرشپ کرائسس، خود وہ ایک لیڈر کے شکل میں جیسا آدمی سوچ رہی تھی کہ ایمرج کر جائیں گے،
वो नहीं हो पाए हैं जी, लीडर, एक जी, पैन जी। पाकिस्तान के लीडर अगर तो बन जाते उनको। जी बिल्कुल। कलबेली साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि इमरान खान की सरकार ने विपक्षी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के एक डील के बारे में दावा किया था साल की शुरुआत में, जिसने कि पाकिस्तान के सियासत में तमाम तरह की अटकलों का एक दौर शुरू कर दिया और उसको तमाम लोगों ने उससे इनकार किया। लेकिन उसके बाद इमरान खान सरकार के खिलाफ कई तरह की उसके बाद ही एक हलचल शुरू हुई और वो बढ़ती गई। तो क्या वजूहात, क्या वजह रही हैं इमरान खान सरकार के खिलाफ या वहाँ की सियासत में जो इस वक्त हम उथल पुथल देख रहे हैं? ये भी आप मानते हैं कि सेना आर्मी से जो उनका साथ रहा आर्मी का सरकार को, वो ख़त्म हो गया है और जो शुरुआत से ही वो तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों पर, तो क्या वजह है जो इस वक्त इस हाल में इमरान खान सरकार है? ये वही जो आगा साहब ने कहा, रेड लाइन। और रेड लाइन चाहे कोई भी हो, कोई भी फर्द हो या कोई इदारा हो या कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन एक्सटेंड सिर्फ एक सूरत में कर सकती है, जब वो खुद ऑर्गेनाइज हो और पावरफुल हो। अब हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंधे पे आने की कोशिश करते हैं, सहारा ढूंढते हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट अमेरिका की होती है, कर्जा IMF का लेते हैं और फिर बातें इंकलाब की करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। एक वक्त में आपको वी हैव टू बी फोकस्ड। ये चाहे मैं अपनी ज़ात की बात करूं या एक ग्रुप की बात कर लें, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनरल फैज़ हमीद और उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से और जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन, ये दो बड़े टची इश्यूज हैं जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी एक लाइन टो करने की कोशिश की, जो पब्लिक में इट्स ओपन, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, सब जगह सब लोग ये कह चुके हैं। और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई थी और यही गड़बड़ का अभी तक कंटिन्यूटी भी सारी यही है। बाकी नो कॉन्फिडेंस क्लियर कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि सरवाइव कर जाएं, कंट्री भी चल सकती है। जी, आपको लगा अगर आप सरवाइव कर सकते हैं अब PMLQ के साथ के बाद, या जिस तरह के जो वहाँ पे संसद में, पाकिस्तान की संसद में जो आंकड़े हैं, इमरान खान सरकार इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को सर्वाइव कर सकते हैं? हाँ, इसलिए कर सकते हैं, मतलब, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं है इस पॉलिटिक्स में। लेकिन बात यह है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बहुत बड़ी से मतलब है उनकी इम्पोर्टेंस है। हाँ। और उन लोगों ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने 5 में से 4 MNAs ने अभी थोड़ी देर पहले ही आज अपोजिशन को ज्वाइन किया है। तो ये वो लोग हैं जहाँ पे बलूचिस्तान के उस एरिया में जहाँ पे FC और कोर कमांडर क्वेटा का और इन सब इदारों का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इन्फ्लुएंस भी कोई फ्री में नहीं होता। ये सारे वो लोग हैं जो बहुत रिच हैं, बिलियनर्स हैं। ऐसे नहीं ये लोग किसी के साथ दे रहे होते, ये खानदान दर खानदान ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के सरदार हैं। तो इन्होंने अपोजिशन का साथ दिया, जिससे अपोजिशन के नंबर्स हो गए 168। इन्हें सिर्फ 4 मेंबर्स और चाहिए इसके साथ ही में 172 के लिए। लेकिन इसके साथ में ही व्हाट वी आर हियरिंग कि कुछ पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन की जो जमातें हैं, उसके भी कुछ बंदे 8 या 10 या कुछ हैं जो शिफ्ट हो जाएंगे, उस दिन वोट नहीं देंगे इसमें प्रस्ताव में, इनके साथ नहीं आएंगे अपोजिशन के साथ। तो ये सरवाइव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस खींचातानी में कितने अरसे तक ये चलेगी, इस तरह की पेचे लड़ा के पतंगबाजी, ये एक बहुत सीरियस इशू है। जी, तो यही सवाल अभी कमर आगा साहब ने भी उठाया था कि अगर इमरान खान सरकार जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सर्वाइव भी करती है, तो इन हालात में सरकार चलाना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। अब्दुल समद याकूब, आप अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सर्वाइव करते हैं तो भी जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, वो बहुत मुश्किल हैं। और एक चीज़ ये देखी गई है कि तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो एकजुट है। बहुत सारी पार्टीज जो अलग लाइन लेकर चल रही थी वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो वो तो उनकी जमीयत उलेमा इस्लाम जो है वो शुरू से इमरान खान का जो को लेकर जो पक्ष था उनका साफ था, पर जो बाकी पार्टीज हैं वो एकजुट हो गई हैं। तो ऑपोजिशन का साथ आना सरकार के खिलाफ ये मुश्किल है, इस तरह की यूनिटी साथ लाना, पर इस वक्त बड़ी यूनिटी दिख रही है ऑपोजिशन में। तो क्या वो कॉमन वजह है जो इमरान खान सरकार के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी है? देखिए, ये कोई गैर मुतवक्का बात नहीं थी। हमने तो आज से 3 साल पहले भी ये कह दिया था कि एक वक्त आएगा कि जब सब इकट्ठे हो जाएंगे। बल्कि जब हम हुकूमत में नहीं भी आए थे
हमने ये बात तभी कह दी थी क्योंकि हमें पता था कि जब इन्होंने अपने मफादात की खातिर, और इनके कॉमन मफादात है, आपको पता है कि पॉलिटिकल माफिया जो है यहाँ का शराफिया, उसके क्या मफादात है तो हम ये जानते थे कि ये एक वक्त में आके इकट्ठे होंगे, लेकिन मसला इकट्ठे होने का नहीं है। इनका जो डर है, जब ये हुकूमत में अगर आ गए, अदम एतमाद कामयाब हो गया, तो आप इनसे क्या तवक्को करेंगे कि आप ये तो एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे असेंबली के अंदर। ये आज तक एक बिल के ऊपर नहीं इकट्ठे हो सके, ये लोग कभी 70 साल में नहीं इकट्ठे हो सके, लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए अगर ये निकाल भी देते हैं तो आप उस वक्त जो मुल्क का हाल होगा वो तो ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि हमें तो जो आगर साहब कह रहे थे कि हमने जलसा क्यों किया, हमने जलसा इसलिए किया कि हम अवाम में गए और आपको दिखाया कि भले महंगाई एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग जो है वो इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं, ना कि वो इन पार्टीज के ऊपर एतमाद करते हैं। अब नंबर गेम जो आंकड़े की गेम आती है, ये एक और बात है कि वो भी हमको उसमें सिंपल मेजोरिटी हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम जो है वो हो भी सकता है कि शायद हम लूज कर जाए। पर इमरान खान पे लोग एतमाद भरोसा करते हैं, ये कैसे कहा जाए? इमरान खान तो कई फ्रंट पे नाकामी रही है, चाहे वो महंगाई की बात हो, उन्होंने वो नए पाकिस्तान की बात करके आए थे, करप्शन खत्म करने की बात की थी, उनके दौर में इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल रहा है। अब एक आखिरी सवाल आप तीनों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान सरकार गिरती है, कमर आगा साहब, तो ये एक तरह से जमहूरियत की हार और फिर से जनरलों की जीत होगी क्या? कमर आगा साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है। कल्बे अली साहब, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? मान लीजिए इमरान खान सरकार नहीं अपनी कुर्सी बचा पाती है, पर ये क्या पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है? क्या नाम चल रहे हैं, और क्या फिर एक बार ये बात है कि एक तरह से ये सेना की जीत है और जमहूरियत की हार? देखिए ना, ये जमहूरियत की हार है ना जर्नल्स की जीत है, क्योंकि ये मैंने खुद पहले कह दिया, इट्स अ क्लियर थिंग। तो मैं नहीं कह रहा, सबको कहते हैं कि आर्मी खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ मिलकर गेम चलाती हैं। तो इस वक्त भी कुछ पार्टीज उनके साथ हैं और कुछ पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब ये सत्ता में आई सरकार, तब भी एक और पॉलिटिकल पार्टी यानी आर्मी के साथ मिलके ही आई। तो कोई हार जीत नहीं है, ये चारों पांचों यानी कि अपोजिशन जो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं पाकिस्तान में। इसको कोई ना माने वो अपनी जगह, ठीक है, इसको आप इलीगल कह ले, जो भी कह ले, पर ये एक फैक्ट है। अब रही बात दूसरी के इनकी जगह कौन आएगा, ये सबसे सीरियस इशू है, क्योंकि अगर ये हट जाते हैं तो बाकी जितने भी लोग हैं उनकी अपनी इतनी सीरियस किस्म के इंटरनल इश्यूज हैं कि अगर वो आ भी गए, शहबाज शरीफ साहब अगर जो नाम लिया जा रहा है, तो वो फिर इलेक्शन में जब जाएंगे तो इलेक्शन का जो मेन स्लोगन होता है वो होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका और किसी न किसी की बुराई। अपना क्रेडिट जो होता है ना, वो आप देख लें हमारे यहाँ इलेक्शंस में वो 10-20% होता है, 80% बुराई होता है। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं और वो फिर आर्मी के साथ मिलके अगले 1 साल चलाएंगे हुकूमत, तो इलेक्शन में क्या शहबाज शरीफ इस रेस में आगे उनका नाम है? क्योंकि इसके पहले इमरान खान ने जो एक इल्जाम लगाया था और कहा था कि कैसे डील हुई है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब का नाम आया था, उसको डिनाई किया गया, लेकिन कुछ इस तरह की सुगबुगाहट है वहां पे। सरदारी साहब ने आज उनको मुखातिब किया है यही कह के कि जी हमारे वजीर आजम जो हैं, इलेक्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। तो अब जरदारी साहब कह रहे हैं डील वगैरह का, तो अब अंदर क्या हुआ तो हमें नहीं पता, अब सामने जरदारी साहब ने कहा है तो हम मान जाते हैं जी। तो बस इसलिए उनका नाम आ रहा है। हाँ, पर उसके बाद सवाल ये भी है कि चाहे वो इमरान खान हो या उनके बाद शहबाज शरीफ आए या जो भी वजीर आजम होंगे, वो कितने पहले वाले वजीर आजम से अलग हो सकते हैं? क्या उनके लिए नई गुंजाइशें हैं? जैसे हमने अभी चर्चा की, आपने भी बताया कि जिस हाल में सियासत है, जिस हाल में वहाँ पे महंगाई से लेके फॉरेन पॉलिसी और तमाम चीज़ें हैं, वो किसी भी नए जो भी कुर्सी संभालता है उसके लिए बहुत मुश्किल हालात होंगे। अभी मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ, यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन जो हमारे देखने वाले या जो इंडियन जनता, उनको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान कई चीज़ों में इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। महंगाई का यहाँ पे जो इशू है वो उन फिगर्स से हट के है, जो फिगर्स आप लोग देखते हैं। यहाँ सारा का सारा मसला महंगाई का वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर।
जी। जो मार्केट कमिटीज, डिप्टी कमिश्नर्स के नीचे के लेवल के लोग हैं वो नहीं मेंटेन कर पाए हैं। और शहबाज शरीफ साहब से हम सब जो देखा है कि वो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, वो जरा टाइटनिंग जानते हैं इन सरकारी लोगों की, इसलिए वो महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे। बाकी जो बड़ी फिगर्स है, पाकिस्तान शुरू से ही इमदाद पे चल रहा है, एड पे चल रहा है, वो कोई मसला नहीं है। जी, आप कह रहे हैं कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, शहबाज शरीफ का नाम सामने है, मतलब जरदारी साहब खुद कह रहे हैं। कमर आगा साहब, आपका कमेंट इस पे, और मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर इमरान खान हटते हैं तो क्या एक बार फिर इसे जनरलों की जीत की तरह देखा जाएगा? बेशक जो आर्मी का रोल है और जिस तरीके से आर्मी अभी तक डील कर रही है, अभी तक तो सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। वो चाहती नहीं कि इमरान साहब कंटिन्यू करें, वो जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और इन हालात में शहबाज शरीफ सबसे अच्छी चॉइस मैं समझता हूँ वही है। उनके बारे में उनकी एक छवि अच्छी है और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से देखे जाते हैं। कल पे अली साहब ने अभी बताया उनके बारे में। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एक स्टेट के लीडर रहे हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में वो कितने एक्सेप्टेबल होंगे दूसरे प्रांतों को, दूसरे सूबों को, ये देखने वाली बात है। तो शहबाज शरीफ स्टेट भी जी, हाँ, स्टेट चलाना दूसरी बात होती है और नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करना सही कहा आपने कि अलग बात होती है। सूबे में जो है वो उनका भले ही बहुत एफिशिएंट रहे हो, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल्बी साहब और कमर आगा साहब हमारे साथ प्राइम टाइम में शामिल होने के लिए। वहाँ पे पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की के ऊपर संकट बना हुआ है और 31 को इसके ऊपर फैसला होगा, लेकिन सियासत में काफ़ी उथल पुथल है। प्राइम टाइम में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। और अब बात एक ऐसे पुलिस अफसर की जो हुलिया बदलकर अपराधियों के खिलाफ अभियान में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। ये हैं पुणे से लगे पिंचरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश। शनिवार रात फिर उन्होंने वेश बदलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो खुद को उनका परिचित बताकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। 1998 बैच के आईपीएस कृष्ण प्रकाश अपनी फिटनेस के लिए भी बहुत मशहूर हैं। आईने में खुद को निहारते ये हैं पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, जो थोड़ी देर बाद ही पिंपरी के होटल में आरोपी को धर दबोचते नजर आए। दरअसल उनको सूचना मिली थी कि रोशन बागुल नाम का शख्स एक जमीन विवाद में जबरन रुपए मांग रहा है और दावा करता है कि वो पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश और मुंबई के ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल को जानता है और उनके जमीन का काम भी उसने किया है। इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस आयुक्त ने अपना हुलिया बदल लिया था। मैंने एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाया, बड़ा मास्क पहना, मैंने चश्मा पहना जो मैं नहीं पहनता हूँ, मैंने कैप पहना जो मैं नहीं पहनता हूँ, और मैं अपने शरीर को इस तरह से झुका कर चल रहा था कि होटल में किसी को भी शक नहीं आया कि मैं कृष्ण प्रकाश या सीपी हूँ इस इलाके का। पुलिस आयुक्त के मुताबिक मीटिंग के दौरान आरोपी रोशन ने पीड़ित को फिर से सीपी से पहचान होने की धौंस जमाई और तय राशि 1.5 लाख की बजाय 1 लाख की लाने पर नाराजगी दिखाई। लेन देन होने के बाद कृष्ण प्रकाश ने पूछा कि मुझे पहचाना कि नहीं। जब आरोपी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया तो कृष्ण प्रकाश ने अपनी कैप और मास्क उतार दिया और कहा कि तुम मेरे नाम से वसूली कर रहे हो और मुझे पहचानते भी नहीं। जैसे ही हम लोगों ने उसे धर दबोचा, उसने अपने लोगों को मोबाइल के द्वारा बुलाने की बजाय इस तरह से खबर किया कि 2 लड़कियां तुरंत पहुंच गईं और वो 2 लड़कियां इस षड्यंत्र में शामिल दिखाई पड़ती हैं। पुलिस ने आरोपी रोशन के साथ 2 लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोशन के पास से पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस हेल्पर्स और साइबर क्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्डर का आई कार्ड भी बरामद किया है। पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश पुलिस थानों में काम का जायजा लेने के लिए ड्रेस बदल कर जाते रहते हैं। दबंग फिल्मी पुलिस वालों की तरह आरोपियों के पकड़ने के अभियान में भी शामिल होते हैं और सामाजिक समरसता के लिए आम जनता को प्रबोधन भी करते हैं। इतना ही नहीं तो 1998 बैच के आईपीएस कृष्ण प्रकाश अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं और वो ऐसे पहले भारतीय अधिकारी हैं जो आयरन मैन का खिताब जीत चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।